नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जी हाँ, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आज संगीत घरानों के बारे में। संगीत घराने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आजकल एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे बन रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी आपको क्लियर करा दिया जाए। दरअसल ये एक ऐसी सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको कंप्लीट थ्योरी यूट्यूब पर प्रोवाइड कराने वाला हूं और इसमें यह समझ लीजिएगा कि आप इसके थ्रू एसएससी को, रेलवेज को, स्टेट एग्जाम को, सबको फोकस कर सकते हैं। मेजरली इस बैच को बनाए जाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि 2025 में आप अपने लिए एक जो जॉब है वो सिक्योर कर पाए। और जीएस अगर उसकी वजह बन रही है कि आप अपनी जॉब सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, तो 2025 में वो आप सिक्योर कर पाए। मैं संपूर्णतः आपके समर्थन में हूं, आपके साथ हूं। याद रखना, ये सेम क्लास अभी मैं आपको कंडक्ट करा रहा हूं। इसकी जो प्रैक्टिस है आपको देखने को मिल जाएगी आज शाम को 8 बजे सीजीएल सेक्शन में, जो आप ही का अपना चैनल है जीत राणा जीएस। इस पे आपको देखने को मिल रही है कि क्लास ऑलरेडी सेट है जो शाम को 8 बजे होनी तय है, तो उसके लिए भी रेडी आपको रहना होगा। सीधी बात तो भैया ये है, संगीत के घराने वहां से आपके हो जाएंगे। अब आपको ना एक प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है, सबसे टॉप प्लेलिस्ट हमारी यही है। इस पर मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी को थ्योरी में करा रहा हूं। आपने पेड बैच ले रखा हो, आपने नहीं ले रखा हो, दैट डजेंट मैटर। आप पढ़िए और आपको पता लगेगा कि जी हाँ, आपको शायद बहुत कुछ परिवर्तन की जरूरत है और इस चीज को मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, वो भी आप लोगों के समर्थन के साथ। स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरे नंबर की वीडियो है। दिस इज डे 3 ऑफ डे 51 ऑफ सीजीएल 2025 प्रिपरेशन। जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जो बहुत बहुत जरूरी ग्रुप है। उसके अंदर मैं 51 दिन की स्ट्रेटेजी साझा करने वाला हूं। हर एक दिन सुबह सुबह मैं स्ट्रेटेजी साझा करता हूं कि आज जीएस में हमें क्या करना है, और उसी के अकॉर्डिंग चीजों को चलाया जाता है और चीजों को इतना बेहतर किया जा रहा है, इतना बेहतर किया जा रहा है कि इस बार जीएस आपकी ताकत बनेगी, आपकी कमजोरी नहीं। मैंने कहा था स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा। सबसे पहले इसके अंदर मैंने आपको स्टार्ट किया था कि पहले ना हमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा। आर्ट एंड कल्चर को पढ़ाने में सबसे पहले मैं टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए मैंने बाद में कहा है, मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया इसमें इंडियन डांस। डांस में आपके क्लासिकल डांस हो चुके हैं, क्लासिकल डांस वो हो चुके हैं, फोक डांस आपके बचे हुए हैं। दरअसल फोक डांस और फेस्टिवल में एक साथ कराता हूं, तो वो तभी कराएंगे, उसमें दिक्कत आती है लोगों को। तो म्यूजिक एवोल्यूशन के अंदर इंस्ट्रूमेंट हो चुके हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? म्यूजिक जो विकास है, डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक है। इसके अंदर बाबू आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट तो हो चुके हैं। आज की क्लास में आपका क्या है? संगीत का उद्गम और घराना प्रथा। संगीत का उद्गम और घराना प्रथा, तो हेडिंग डाल दीजिए घराना सिस्टम। मैं कंप्लीटली हैंड रिटन पढ़ाऊंगा, तो नोट्स बनाने के लिए रेडी रहना। नोट्स इसके आपको खुद बनाने होंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। पीडीएफ में दूंगा, बट आप खुद नोट्स बनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, प्लस आपकी तैयारी के लिए वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एक प्यारी सी स्माइल के साथ आप भी स्माइल करिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक। ठीक है, चलिए। जीवन में मुश्किलें यूं तो बहुत हैं, पर अगर तुम साथ हो तो क्या बात हो। स्टार्टिंग द टॉपिक। देखो, संगीत की बात अगर मैं करूं, यहां पर संगीत के एवोल्यूशन की हम बात करते हैं। आखिरकार संगीत क्या है? एक लयबद्ध ध्वनि जिसको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाए। संगीत यानी म्यूजिक क्या है, उसकी हम बात करते हैं। एक लयबद्ध ध्वनि, एक लयबद्ध ध्वनि, एक लयबद्ध ध्वनि जो मन को प्रसन्नता दे, जो मन को प्रसन्नता दे, मन को प्रसन्नता दे, मन को प्रसन्नता दे। ठीक है, तो एक लयबद्ध ध्वनि जो मन को प्रसन्नता दे, उसकी हम बात करते हैं। इसको बेसिकली बोलते हैं मेलोडियस टोन। मेलोडियस टोन, मेलोडियस टोन दैट फील्स, दैट फील यू प्लेजर, प्लेजर। अच्छा सर, किसी की बातों को सुनकर भी हमें अच्छा लगता है, तो क्या वो संगीत हुआ? नहीं। जैसे लयबद्ध इसमें लिखा हुआ है, एक लयबद्ध ध्वनि। लयबद्ध, लय का मतलब क्या होता है? उसके अंदर सुरों का सरगम जो होना चाहिए वो एकदम उचित होना चाहिए। जो सुर होने चाहिए वो सही दिशा में हो, सही प्रकार से हो, और उनको सही प्रकार से व्याख्यात भी किया गया हो, तो उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी इसमें हो जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि इसमें लयबद्ध होना बहुत जरूरी है। दैट मस्ट बी इन टोन। टोन उसके अंदर ना होनी चाहिए एकदम एग्जैक्ट, क्लासिकल टोन इसमें होनी चाहिए। ठीक है सर, ओके सर, समझ गए। आपने संगीत बताया, हम संगीत को समझ गए। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए सर, संगीत के बारे में हमें पता कहां से लगता है? संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? इसके बारे में चर्चा कहां से पता लगती है? तो संगीत के संबंधित जो प्राचीनतम ग्रंथ है उसकी बात हम करते हैं। इसके संबंधित जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन सा है? तो प्राचीनतम ग्रंथ आपको देखने को मिलता है क्या भला? सर आपको 4 वेद देखने को मिलते हैं। तो जो साम वेद है वो इसी के संबंध में बात करता है। तो इसका जो एंशियंट आपको इसका लिटरेचर देखने को मिलता है, लिटरेचर आपको देखने को मिलता है, एंशियंट लिटरेचर, वो हमें देखने को मिलती है कहां पर? सर द एंशियंट लिटरेचर रिलेटेड टू दिस, दैट इज सामवेदा।
वो सामवेद आपको देखने को मिल जाती है। तो वो क्या है बाबू, वो सामवेद है। सामवेद आपको देखने को मिल जाती है, सामवेद आपको देखने को मिल जाती है। बट संगीत को गाया कैसे जाए, उसको उत्पन्न कैसे किया जाए, संगीत को उत्पन्न करने की विधि का जिक्र किया जाता है भरतनाट्यम में। संगीत, इसमें संगीत के आधार पर इसकी रचना हुई है, पर संगीत के उत्पन्न करने की बात कोई भी नहीं बताई गई। तो इसीलिए हम याद करें, संगीत को उत्पन्न करने के बारे में, संगीत को उत्पन्न करने के बारे में, उत्पन्न करने की जानकारी, करने की जानकारी, जो संगीत को उत्पन्न करने की जानकारी होती है वो हमें कहां देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना, दीज आर कॉल्ड द एविडेंसेस ऑफ, एविडेंस टू ओरिजिनेट, एविडेंस टू ओरिजिनेट म्यूजिक टोन, ओरिजिनेट म्यूजिक टोन, ये हमें कहां देखने को मिलती है। म्यूजिक टोन को ओरिजिनेट करने के बारे में जो जानकारी हमें देखने को मिलती है वो हमें मिलती है नटस्य शास्त्र में, जिसको हम नाट्य शास्त्र भी बोलते हैं। नटस्य बोल लीजिए, नाट्य शास्त्र आप बोल लीजिए, नाट्य शास्त्र आप बोल लीजिए, नाट्य शास्त्र आप बोल लीजिए। तो यहां देखने को मिलती है नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में देखने को मिलती है। अब नाट्य शास्त्र लिखी किसने है? सर दिस इज रिटन बाई भरत मुनि। भरत मुनि इसको लिखते हैं। भरत मुनि ब्रह्मा के अवतार माने जाते हैं। भरत मुनि मतलब नॉट एग्जैक्टली ब्रह्मा, कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इनको जन्म दिया था, भरत मुनि। और दरअसल ही ना इनका जन्म इसीलिए हुआ था ताकि इस ग्रंथ की रचना कर पाए। इनका जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि ये इस ग्रंथ की रचना कर पाए। वही भरत मुनि थे। ठीक है, क्या ये वही हैं जो डांस के पिता भी कहे जाते हैं? जी हाँ, ये वही हैं जो डांस के पितामह भी कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ डांस बल्कि इनके द्वारा संगीत के ऊपर भी काफी ज्यादा रिसर्च एनालिसिस किया गया है। ठीक है सर, समझ गए। तो सर संगीत के प्रकार कितने हैं, क्या आप बताओगे? दरअसल शुरुआत में तो संगीत के केवल एक ही प्रकार था, संगीत। अब जानते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ लोग बदल ही जाते हैं, और ये तो फिर भी संगीत था तो बदल गया। वर्तमान में हमें दो प्रकार का संगीत देखने को मिलता है। संगीत के दो प्रकार हैं, टाइप ऑफ म्यूजिक, दो टाइप आपको देखने को मिल जाएंगे। टाइप ऑफ म्यूजिक, ये हमारी अगली हेडिंग हुई, पहली तो म्यूजिक ही है ना। तो नाउ हियर वी गो, टाइप ऑफ म्यूजिक, संगीत के प्रकार। संगीत के प्रकार, आज मैं आपको निमोनिक भी बताऊंगा कि निमोनिक कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है टाइप की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ म्यूजिक आपको दो तरीके का देखने को मिलता है, जिसकी हमने चर्चा की। एक तो है सर हिंदुस्तानी संगीत, और एक है कर्नाटक संगीत। एक है हिंदुस्तानी संगीत, और एक आपको देखने को मिलता है कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी संगीत आपको देखने को मिलता है, और दूसरा है सर जी कर्नाटक संगीत, कर्नाटिक म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक, म्यूजिक आपको देखने को मिलता है। तो दूसरे को आप याद रख सकते हैं कर्नाटक संगीत के तौर पर, तो कृपया करके उसका ध्यान दीजिए, कर्नाटक संगीत। ओके सर, हम समझने लगे धीरे धीरे। ठीक है, अगर कर्नाटक म्यूजिक की बात करूं तो ना कई बार आपके सामने एक सवाल बन सकता है कि जो कर्नाटक संगीत था ये किसके द्वारा उत्पन्न कराया गया, या कर्नाटक संगीत के पितामह कौन है। ठीक है, ये कब हुआ? ये बाबू इसका ओरिजिन होता है 15वीं सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में यह धारा उत्पन्न हुई, यह बना, यह उत्पन्न हुआ, उत्पन्न, इसका मतलब ओरिजिनेटेड इन 15th सेंचुरी। ओरिजिनेटेड कब है? 15th सेंचुरी में, ओरिजिनेटेड इन 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी। तो वो ये सेंचुरी ऑफ 15th में ओरिजिनेट होता है। नाउ अनदर पॉइंट रेजेस कि भाई इसके फाउंडर कौन है? दैट इज पुरंदर दास, जो विजयनगर साम्राज्य के समय में एक बेहतरीन संगीतज्ञ के तौर पर जाने जाते थे। इसके उद्गमकर्ता, फाउंडर कौन देखने को मिलते हैं? सर जी पुरंदर दास हैं, पुरंदर दास, पुरंदर दास आपको देखने को मिलते हैं। तो याद रखना पुरंदर दास, पुरंदर दास आपको देखने को मिलते हैं। काफी ज्यादा फेमस, काफी ज्यादा एमिनियंट इनको कहा जाता है, काफी ज्यादा फेमस, काफी ज्यादा एमिनियंट इनको कहा जाता है। ठीक है सर, समझ गए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है हिंदुस्तानी संगीत, संपूर्ण भारत में यह चलता है। ठीक है, संपूर्ण भारत में यह चलता है, संपूर्ण भारत में यह है, भारत में यह है, संपूर्ण भारत में यह है। ठीक है, चलिए। और दरअसली
जो आज का हमारा टॉपिक है ना घराना सिस्टम, वो हिंदुस्तानी संगीत से रिलेट करता है। कर्नाटक संगीत में घराना सिस्टम नहीं चलता। ठीक है, याद रखना, इसी में आपको घराना प्रथा भी देखने को मिलती है, इसी में घराना सिस्टम भी है। घराना पद्धति का विकास इसी में हुआ, घराना पद्धति का विकास इसी में हुआ, विकास इसी में हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ घराना सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ घराना सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ घराना सिस्टम, वो आपको यहीं देखने को मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ घराना सिस्टम दैट बेसिकली ओरिजिनेटेड हियर, वो जो है बाबू यहीं आपको देखने को मिला है। घराना सिस्टम ओरिजिनेशन आपको यहीं देखने को मिला है। कर्नाटक संगीत का जो विस्तार है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, में आपको देखने को मिलता है। इसका ओरिजिन केवल बहुत स्पेसिफिक एरिया पे है, जैसे ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, यही इसका ओरिजिन है। मात्र 4 ही क्षेत्रों में इसका ओरिजिन आपको देखने को मिल जाता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी फटाफट से ले लेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी ना आए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी आपको ना आए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो ही ना, बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर आगे बात करते हैं इसमें नेक्स्ट की, आगे बात करते हैं इसमें नेक्स्ट की। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आईएएस की स्क्रीनशॉट लिया, मैं प्रॉपर टाइम दे रहा हूं। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब होता क्या है कि सर इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, अच्छा जैसे कर्नाटक म्यूजिक का कोई एक्सपोनेंशियल कौन है कि बहुत फेमस पर्सन कौन है, आपने सुना होगा MS सुब्बुलक्ष्मी, जिनको 1998 में नोबेल भी मिला था, 1998 में भारत रत्न भी मिला था। वो भी भाई रिलेट करते हैं कर्नाटक संगीत से, MS सुब्बुलक्ष्मी। अब यहां पर बात आती है कि सर हिंदुस्तानी संगीत में उसमें मेजर वेरिएशन क्या है। देखो हिंदुस्तानी संगीत के अंदर 7 स्वर हैं और 10 शैली हैं, जो इसमें आपको देखने को नहीं मिलती। स्वर इसमें होते हैं पर शैलियां इसमें नहीं होती। तो दरअसली हमें जो मेजर फोकस अपना करना है वो हिंदुस्तानी संगीत पर करना है। हम कर्नाटक संगीत पर उतना ज्यादा गौर देते नहीं हैं क्योंकि सवाल ही नहीं बनते। हाँ, एक सवाल बनता है जो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी है, अच्छा टॉप लेवल का क्वेश्चन है। यकीन मानना जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा अगली क्लास में मैं उसको सहृदय सम्मानित करूंगा। हाँ सवाल यह है कि कर्नाटक संगीत में कहा जाता है त्रिदेव, कर्नाटक संगीत के त्रिदेव कौन है। कर्नाटक संगीत के त्रिदेव कौन है, थ्री ज्वेल कौन है, कमेंट आपको करनी है। त्रिदेव यानी थ्री ज्वेल आपको कौन देखने को मिलते हैं। थ्री ज्वेल, त्रिरत्न बोले हैं या त्रिरत्न बोल लीजिए, त्रिदेव बोल लीजिए, वो कौन है उनके बारे में चर्चा करो। कमेंट में लिख देना। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन 1। 2 क्वेश्चन दूंगा ताकि आपको भी तो कुछ काम मिले भाई, पता है तो वीडियो पॉज करके अभी लिखाओ। अब हम बात करते हैं बाबू, जो ये संगीत आपको देखने को मिलता है इसमें आपको 7 तो सुर देखने को मिलते हैं जिनको 7 स्वर बोलते हैं। 7 स्वर का जो है होना वो कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी दोनों में आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए मैं आगे 2 टिक कर देता हूं। स्वर का मतलब होता है वोवल्स या टोन, वोवल्स या टोन कह सकते हैं, वोवल्स या टोन आप कह सकते हैं। और वहीं अगर मैं बात करता हूं शैलियां, तो 10 शैली आपको देखने को मिलती है, 10 शैली आपको देखने को मिलती है, 10 स्टाइल या शैली आपको देखने को मिलती है, 10 स्टाइल या 10 शैली आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। सर इनके बारे में भी बता दीजिए कि स्वर कौन से, सा रे गा मा पा धा नी, ये क्या हुए 7 आपके स्वर हो गए, सा रे गा मा पा धा नी। जो शैलियां होती हैं हम इनके बारे में बात करते हैं कौन कौन सी होती हैं। अब देखो इससे पहला भी मेरा एक रिटन बैच आया था जो कि पेड बैच था, तो मैंने सोचा कि काम को आसान करने के लिए थोड़ी सी इसकी सहायता ले ली जाए। तो ये लीजिए, थोड़ी सी सहायता मैंने इसकी ले ली है, ज़्यादा इतनी सहायता नहीं ली है, ठीक है, हल्की सी बस, ताकि आपकी जो वीडियो है वो एकदम आपको पूरी मेथोडिकल आपको देखने को मिले। तो जैसा यहां पर मैं बता रहा हूं कि भाई हिंदुस्तानी संगीत में समय के साथ साथ बहुत परिवर्तन हुए हैं। इस पर क्षेत्रीय जो प्रभाव है, क्षेत्रीय व विदेशी दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े हैं, मतलब इट इन्फ्लुएंस बाय द टाइम, इट हैज रीजन एंड फॉरेन इंपैक्ट्स। तो 18वीं शताब्दी तक जो स्वरों की संख्या वो 7 हो गई थी, सा रे गा मा पा धा नी। और जो आपको शैली देखने को मिलती है हिंदुस्तानी सांस्कृतिक संगीत में 10 शैलियां हैं जो है आपकी ध्रुपद, धूमर, होरी, ख्याल, टप्पा, रसागर, तराना, चतुरंग, सरगम, ठुमरी।
ये आपको शैलियां देखने को मिलती हैं। अब इंग्लिश में लिख देता हूं, अगर ऐसी ही बात है तो ध्रुपद आपको देखने को मिलता है, ध्रुपद आपको देखने को मिलता है। घूमर धूमर आपको देखने को मिलता है, घ है घूमर, घूमर आपको देखने को मिलता है। ये डांस नहीं है बाबू, घूमर शैली होती है। होरी आपको देखने को मिलता है, ख्याल आपको देखने को मिलता है, ख्याल आपको देखने को मिलता है। जिस जिस पर स्टार लगा हुआ है यानी वो फेमस है। टप्पा शैली फेमस नहीं है। रस सागर फेमस है, रस सागर फेमस है। जैसे कैराना शैली देखते हो आप, कैराना सरगम से रिलेट करती है, ठीक है। तराना है, तराना शैली है। चतुरंग शैली है, चतुरंग शैली है, चतुरंग शैली देखने को मिलती है। और सरगम शैली है, सरगम। और आपको देखने को मिलती है यहां पर ठुमरी शैली, ठुमरी, ठीक है, ठुमरी शैली भी आपको देखने को मिलती है। तो ये हो गई इसकी सारी शैलियां, ठीक है। नोट करनी है, सारी याद नहीं करनी, जिस पर स्टार है कृपया करके उसी को याद करना, वही जरूरी है। और पिछले 5-6 साल में केवल इसी से क्वेश्चन आए हैं। साइड हो गया, टेक द स्क्रीनशॉट जो आपको ठीक लगे, ठीक है। चाहो तो नोट कर सकते हो, नोट करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नाउ अब हम बात करते हैं घराना सिस्टम के बारे में। दरअसल इसी के अंदर क्योंकि इस पे अलग अलग प्रभाव पड़े, इसी प्रभाव की वजह से ये अलग अलग तरीके से गाया जाने लगा। अब जैसे आप देखते हैं कई बार कि पंजाब के अंदर जब गाने गाए जा रहे होते हैं तो वो बिल्कुल अलग गाए जा रहे होते हैं। वहीं अगर वो गाने जो हैं ग्वालियर में गाए जा रहे हैं तो बिल्कुल अलग गाए जाते हैं। जैसे पंजाब में नी एक चरखा गड़ी दे विच डालिया, तुझा सुरमा नी अख च पवा लिया। तो ये क्या है, बहुत शार्प वॉइस करने की कोशिश की गई है। और शार्प वॉइस में भी बहुत हल्का सा मुंह खुल रहा है, बहुत हल्का सा मुंह खुल रहा है। और तब प्यार से इस गाने को फ्लो आउट किया जा रहा है। नी एक चरखा गली दे विच डालिया, तुझा सुरमा नी अखा च पवा लिया, नी एक तेरी अख काशनी सोनिए। एकदम पतली पतली आवाज, राइट। वहीं अगर हम दूसरी शैली में आएंगे, ग्वालियर शैली में आए या किसी अन्य शैली में आए, तो उसमें गानों को खुले गले से गाया जाता है। लाइक जैसे अरिजीत सिंह को कई बार आप देखते हैं खुले गले से ख्याल गायकी वगैरह आपको देखने को मिलती है। अब इसमें बीच में वेरिएशन जो आते हैं, राइट, तो वो जो वेरिएशन है, उन वेरिएशंस की वजह से घराना सिस्टम का उदय हुआ। अब हम उसको देखते हैं कि आखिरकार ये घराना सिस्टम आपका होता क्या है। इसके बारे में सारी की सारी क्लास आपकी करनी आज जरूरी पड़ गई। तो इसमें आप लिखेंगे घराना प्रथा क्या है, घराना सिस्टम क्या है, घराना प्रथा। घराना प्रथा क्या है? दरअसल एक विशिष्ट शिक्षा को या एक गुरु की विशिष्ट शिक्षा को आगे बढ़ाया जाना एक घराना प्रथा कहलाती है। एक विशिष्ट गुरु की शिक्षाओं को, एक विशिष्ट गुरु की विशिष्ट शिक्षाओं को, एक विशिष्ट गुरु की विशिष्ट शिक्षाओं को, विशिष्ट शिक्षाओं को, शिक्षाओं को पीढ़ी दर माध्यम से, पीढ़ी दर माध्यम से, पीढ़ी दर माध्यम से, माध्यम से आगे बढ़ाना, पीढ़ी दर माध्यम से आगे बढ़ाना, बढ़ाना आपको क्या देखने को मिलता है? पीढ़ी दर माध्यम से आगे बढ़ाना घराना कहलाता है। स्पेसिफिक, ठीक है, लिख लेना, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक आर्ट ऑफ, स्पेसिफिक आर्ट ऑफ, स्पेसिफिक टीचर, टीचर when brought forward in future, brought forward or brought forward or specified to the next generation, brought forward or forwarded to the next generation or forward to the next generation, to the next generation, that is called gharana system, to the next generation, that is called gharana system, that is called घराना सिस्टम, दैट इज कॉल्ड घराना सिस्टम। ये घराना सिस्टम कहलाता है। तो ये है बच्चे घराना प्रथा। अब घराना प्रथा की कुछ विशेषताएं होती हैं और इसके कुछ प्रकार भी होते हैं। विशेषताएं और प्रकार। विशेषताएं होती हैं, घराना, हर एक घराने का अपनी एक विशिष्ट कला होती है, विशिष्ट संगीत होता है। तो घराना सिस्टम की अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, स्पेसिफिकेशन क्या होती है? स्पेसिफिकेशन आपको क्या देखने को मिलती है? स्पेसिफिकेशन मतलब इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है?
चलिए जी, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। जैसे इसकी कला विशिष्ट होती हैं, कलाओं में भिन्नता होती है, सभी कलाएं विशिष्ट होती हैं, सभी कलाएं विशिष्ट होती हैं, विशिष्ट तथा भिन्न भिन्न होती हैं, सभी कलाएं विशिष्ट तथा भिन्न भिन्न होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। तो जितनी भी इसके अंदर आपको स्टाइल देखने को मिलती है, ऑल द स्टाइल आर स्पेसिफिक, ऑल द स्टाइल आर स्पेसिफिक, ऑल द स्टाइल्स आर स्पेसिफिक, स्टाइल्स आर स्पेसिफिक। जितने भी स्टाइल हैं वो सब की सब स्पेसिफिक हैं एंड सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, एंड सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, वन अनदर, एक दूसरे से अलग भी है। दूसरी बात, ये जो घराना होता है जरूरी नहीं है कि केवल संगीत में हो, घराना कई अलग अलग चीजों में देखने को मिलता है। संगीत के साथ साथ यह वाद्य यंत्र में भी देखने को मिलता है, वेशभूषाओं में भी घराने देखने को मिलते हैं। घराने का मतलब होता है पीढ़ी दर किसी चीज को आगे बढ़ाना, बहुत ही स्पेसिफिक। जैसे हमारा भी घराना है जी, हम भी राणा घराना से ताल्लुकात रखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, दरअसल हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमारी कोई स्पेसिफिक शैली नहीं हुई, इसलिए हमें घराने का दर्जा नहीं मिल सकता। देखो अब जैसे मेरे दादाजी टीचर हैं, टीचर थे लाइक, ठीक है, तो ही हैज बीन डाइड। तो अब पापा है मेरे डॉक्टर, अब मैं टीचर हूं। तो इसमें क्या ये हमारी प्रथा कंटिन्यू थोड़ी हुई है, जब उसको कंटिन्यू किया जाए, जब किसी गुरु के द्वारा अपने शिष्यों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जिसको कंटिन्यू किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड घराना सिस्टम। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया यह है संगीत में, यह संगीत नृत्य, यह संगीत नृत्य या वाद्य यंत्र में पाया जाता है, या वाद्य शैली में होगा, वाद्य शैली में होता है, नहीं होता है। तो कहने की बात यह हुई कि दिस इज इन क्लासिकल डांस, दिस इज इन डांस, दिस इज स्पेसिफाइड इन, दिस इज स्पेसिफाइड इन डांस। ठीक है, म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स, एंड इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ठीक है सर समझ गए, तो अब आप ये बताइए कि फिर हम घराने को पढ़े, कितने घराने हैं? इसका जवाब सुनिए बहुत स्पष्ट। हर एक अध्यापक, हर एक टीचर, हर एक एजुकेटर इसको अलग अलग तरीके से बता रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट द यूट्यूबर इज अ डिफरेंट टर्म। अगर मैं भी इसको मतलब वैसे कर रहा होता तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट जो घराना सिस्टम होता है उसको अलग अलग तरीके से विभाजित कर सकते हैं। इंपोर्टेंट तो है आपके कुल मिला के 13-14 इंपोर्टेंट है। लोग बताने के लिए 15, 17, 20 भी बता रहे हैं, बहुत से लोग 10 भी बता रहे हैं। जैसे मैं भी पहले 10 बता रहा होता था, उसी में हम डिटेल कर देते थे, क्वेश्चन तब भी बाहर नहीं जाता था। अभी मैं 13, 14, 15 के समथिंग बता रहा होता हूँ, क्वेश्चन अब भी बाहर नहीं जाता। हाँ, सिलेबस वास्ट हुआ है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट पॉइंट इज कि आप केवल लिमिटेड और सटीक पढ़ें। तो हम बात करते हैं जो भी प्रमुख घराने हैं उन सब के बारे में, जितने भी इंपोर्टेंट सबके सब। ठीक है, चलिए यहाँ स्लाइडों की कुछ मदद यहाँ ली जाएगी, जिससे कि आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया जा सके जो आपको थोड़ा याद रखना जरूरी होगा। सबसे पहले आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम इस पॉइंट पे चलते हैं। फटाफट आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट फिर हम आगे बढ़ते हैं, बिना परेशानी के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं। ठीक है भाई, अब हम पहले घराने की बात करेंगे। ये लीजिए पहला घराना आपका ग्वालियर घराना। अब ग्वालियर घराने की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका स्थान कहां पर है। तो आपको पता है सर ग्वालियर घराना आपको देखने को मिलता है, सर ये है आपका मध्य प्रदेश ग्वालियर में। ठीक है सर, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके सर, अब दूसरी बात आती है ग्वालियर घराने के फाउंडर कौन है। फाउंडर भूल मत जाना, कुछ भी भूल जाना, फाउंडर मत भूल जाना बस। तो फाउंडर आपको देखने को मिलते हैं नाथन पीर बख्श, नत्थू खान। लोग बोलते हैं कि सर यहां पर हंसू और हद्दू भी होंगे, बट यार ये मेजर लोग हैं, ये बहुत ज्यादा मेजर लोग यही हैं। बाकी के जो दो लोग होते हैं ना, हंसू और हद्दू, हंसू खान और हद्दू खान जो है, हंसू खान और हद्दू खान जो है, यार उन्होंने कोई फाउंड नहीं किया, लेकिन वो है कि हमें ना स्पेसिफाई नहीं हो पाता, तो बहुत सारे लोग इसको भी बोल रहे होते हैं।
बट मैं ये मानूंगा कि जो ज्यादा सही है वो नाथन पीर बख्श है, नाथन पीर बख्श है, और नाथन पीर बख्श के साथ नत्थू खान है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। साथ में हंसू खान और हद्दू खान, ये बहुत एमिनियंट है, बहुत ज्यादा फेमस है, पर फाउंडर नहीं है, ये थोड़ा याद रखना। अब ग्वालियर घराने की शैली कौन सी है? शैली भाई बहुत जरूरी होती है सर, ख्याल शैली है। शैली क्या है इनकी? कि तेरे ख्यालों में खोया रहूं, ख्याल इनकी शैली है। स्टाइल इनकी कैसी है? बेसिकली स्टाइल, स्टाइल इज इन ख्याल, ख्याल स्टाइल देखने को मिल जाती है। ठीक है भाई, समझ गए? बढ़िया, तुमने तो मजा दिवा दिया। ठीक है सर, इसके कोई फेमस पर्सन याद है आपको? यार मुझे फेमस पर्सन, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था बेसिकली रामचंद्र सिंह, राजा रामचंद्र सिंह। मतलब ये थोड़ी एक अलग बात हो जाएगी। राजा रामचंद्र सिंह थे ग्वालियर के। तो ग्वालियर जो है ना, ग्वालियर, ग्वालियर के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा रामचंद्र सिंह। नाम था राजा रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र सिंह। ठीक है, अब इनके एक दरबारी हुआ करते थे। इनके दरबारी कौन थे? रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। अब रामतनु पांडे यार इतने खतरनाक खिलाड़ी थे कि रामतनु पांडे जी जब गीत गाते थे तो बारिश होती थी। समझ रहे हो सर? ये कैसी बात कर रहे हो, एकदम मतलब अलग ही। ये कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, ये जब अपना मल्हार राग गाते थे तो बारिश होती थी, दिए जलते थे, ऐसा कहा जाता है। वो दरअसल क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार का यूज है कि मतलब चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। मतलब बात यह है सर, ये नाम सुना सुना से क्यों लग रहा है? दरअसल यही आगे चलकर अकबर के दरबार में गए हैं, यही आगे चल के अकबर की कोर्ट में गए हैं। राजा रामचंद्र पांडे के दरबारी हुआ करते थे। दरबारी यानी कोर्टियन, दरबार में रहते थे यानी कोर्टियन, कोर्टियन थे, कोर्टियन थे। और यही आगे चल के अकबर के दरबार में गए। तो अकबर के दरबार में ये गए और ये क्या कहलाए? दरबार में ये क्या कहलाए? तानसेन। यही तानसेन है जी, यही तानसेन कहलाए। ठीक है, तो पूछा जाता है कि तानसेन क्या बजाते थे? तो तानसेन गाने बजाते थे। अब इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा हूं कि तानसेन कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो बाबू तानसेन जो फेमस है, रबाब के लिए फेमस है, रबाब के लिए तानसेन फेमस है, रबाब के लिए फेमस है, रबाब। अब रबाब क्या है वो कल की क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ, रबाब क्या है, तो कल की क्लास देखना रबाब क्या है। नाउ द पॉइंट रेजेस कि सर क्या इनके भी कोई गुरु है? रामतनु पांडे से भी अच्छा कोई बजाते हैं, यानी तानसेन से भी अच्छा कोई बजाते हैं? बिल्कुल भाई, तानसेन से भी अच्छा आपको देखने को मिलते हैं संत रविदास, जो डागर घराने को स्टार्ट करते हैं। संत रविदास देखने को मिलता है, डागर घराना। तो इनके जो गुरु हैं उनका नाम क्या? संत रविदास। इनके जो गुरु हैं उनका नाम है संत रविदास, संत रविदास। ठीक है, डागर घराने से इनका संबंध है, तो थोड़ा ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये तो कुछ हुआ इस घराने के बारे में, कुछ इंपोर्टेंस के बारे में। रिसेंटली यूनेस्को के द्वारा ग्वालियर को कहा गया है सिटी ऑफ म्यूजिक। ग्वालियर को क्या कहा गया है? सिटी ऑफ म्यूजिक। क्या ये ऐसा पहली बार हुआ? नहीं जी, 2015 में वाराणसी को भी सिटी ऑफ म्यूजिक कहा गया था, और अभी रिसेंटली ग्वालियर को भी सिटी ऑफ म्यूजिक कहा गया है। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। तो अब इनको याद कैसे करने? देखो इसके रिलेटेड पर्सन आप देख सकते हैं, हंसू खान और हद्दू खान है। हंसू खान, हंसू और नत्थू, अच्छा हंसू नत्थू हद्दू तीनों लिखे हुए हैं, हद्दू हंसू नत्थू तीन लोग हैं। ठीक है, राजा भैया पुंछे वाले, वंदे इनायत खान, कृष्णा राव शंकर पंडित, बड़े मोहम्मद खान, वीना शास्त्री बुद्धे। वीना शास्त्र बुद्धे आपको देखने को मिलता है, वीना शास्त्र बुद्धे। यार इस पे ना एक निमोनिक बन सकती है। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आप इसके लिए कोई लाइन याद करो, नो नो नो, आई नेवर से दैट। बच्चे लाइन याद करना भूल जाओगे, आप लाइन ही भूल जाओगे। तो कैसे ही ना कैसे करके आप इनको ग्वालियर से कनेक्ट करके दिखाइए। तो ग्वालियर से कनेक्ट करने के लिए मैं एक निमोनिक यूज करता हूं। आप देखो, अब देखो बात क्या है ठीक है, कि ग्वालियर से आपके दिमाग में क्या आता है? ग्वालियर से मध्य प्रदेश आपके दिमाग में आता है कि ठीक है सर मध्य प्रदेश से, तो मध्य का मतलब होता है बीच में, बीचों बीच की बात कर रहे हैं। तो देखो नत्थू होते हैं हमारे यहाँ, जो नत्थू होते हैं, तो नाक जो है नाथ यानी नत्थू, तो नत्थू ये हमारे चेहरे के कहाँ है? बीच में है, बीच में। ग्वालियर से आपको बीच में याद आएगा क्योंकि मध्य प्रदेश है, तो बिल्कुल बीच में नत्थू जो है हमारे कहां पे है? बिल्कुल बीच में है, पूरे चेहरे के बीच में है नत्थू। तो आपका क्या हो जाएगा? ग्वालियर से रिलेट हो जाएगा। तो नत्थू खान है और नाथन पीर बख्श, नत्थू नाथन, नाथ नत्थू, राइट, तो ये रिलेट हो गया। ठीक है सर। सर राजा भैया पूंछे वाले, अच्छा हंसू और हद्दू इनके साथ याद हो जाएंगे, नत्थू हंसू हद्दू, ये तो एकदम हो गए। ठीक है, अब इसके बाद राजा भैया पूंछे वाले। सर अगर हम बात करें ग्वालियर, ग्वालियर से अगर हम याद करेंगे तो इससे आप पूंछ को रिलेट कर दीजिए। आप याद करो कि ग्वालियर में आपका कोई दोस्त है, राजा है, वो है तो राजा, पर उसकी एक पूंछ है, तो ये दिक्कत है उसको।
ठीक है, मुंह नाक तो उसकी बिल्कुल चेहरे के बीच में है, पर उसकी एक पूंछ भी है, ग्वालियर में रहता है, दिक्कत है उसको, ठीक है, उसकी पूंछ भी है, ठीक है, याद रखना। अब इसके लिए मतलब ये समझ लीजिए कि भैया पूरे वंदे का मतलब होता है भारत, मतलब पूरे वंदे मातरम जो होता है ना, वंदे मातरम, तो भारत, पूरे भारत के अंदर हमने इसके लिए खोज के देख लिया। हम शंकर जी के यहां जाके आशीर्वाद भी प्राप्त कर आए। एक मोहम्मद साहब हैं, बड़े मोहम्मद साहब हैं, छोटे मोटे नहीं है, बड़े मोहम्मद साहब हैं, उनके पास जाकर भी हमने झाड़ फूक करा के देख ली, पर भैया उसकी पूंछ ही हटके ना दे रही, ठीक है, पूंछ हटी ना पा रही। सारे के सारे शास्त्रों में हम इसके बारे में ट्राई कर चुके हैं, लेकिन बुद्धू बनने के अलावा हम कुछ नहीं बन पा रहे, और उनकी जो पूंछ है वो हट ही नहीं पा रही। ये क्या बात हुई, आपने तो पूरी कहानी सिखा दी। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको याद नहीं हुआ है। कमाल की बात है कि आप याद कर चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें, वीणा सहस्त्र बुद्धे आपको देखने को मिल जाएंगे, वंदे इनायत खान आपको देखने को मिल जाएंगे, कृष्ण राव शंकर, शंकर जी से भी पूजा कर ली, बड़े मोहम्मद खान के पास भी चले गए, पूंछ है जी, राजा भैया पूंछे वाले हैं, ठीक है, हद्दू खान, हंसू खान, नत्थू खान, नाथन पीर बख्श। सर ये तो याद हो गया, दैट इज द पॉइंट जो मैं कह रहा हूं। तो जब आप इसके शाम को 8 बजे मेरे साथ क्वेश्चन लगाएंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये होता है निमोनिक मेथड, इसमें आपको कोई लाइन याद नहीं करनी होती, आपको खुद से याद हो जाते हैं। इस वीडियो को 2 से 4 बार आप देख लोगे, ये कभी नहीं भूलोगे जीवन काल में, अनंत जीवन काल में तुम कभी नहीं भूल पाओगे। जब तक आप ऑक्सीजन का इंटेक करते रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते रहेंगे, तब तक तो आप इसको कभी भूल नहीं पाओगे। तो बड़ी बात आपको यहां पर यही देखने को मिलती है, इसको आप याद रखना, ठीक है। इस तरीके की वीडियो अगर आप चाहते हो निमोनिक वाली, तो वो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आज की क्लास में, क्योंकि निमोनिक के साथ टाइम बहुत लग जा रहा होता है, तो उस टाइम को थोड़ा शॉर्ट करते हुए बाकी घरानों की हम बात करते। आप अगर चाहते हो निमोनिक बनाना तो वो बता देना तब तक, लेकिन ये वीडियो बहुत जरूरी है, इसको एंड तक जरूर देखना। वीडियो लिख देना, इस वीडियो को नीचे लिख देना सर निमोनिक से बताओ, तो उसके लिए छोटी छोटी वीडियो आते रहेंगे। चलो अब हम आगे बात करते हैं, जैसे आगरा घराना। तो सबसे पहले तो आगरा घराने में कंपटीशन तो यही है कि आपको कम से कम ये पता हो आगरा घराना कहां पर है। सर आगरा तो उत्तर प्रदेश में है ना, बहुत बढ़िया भाई साहब, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में भी देखो, हाजी सुजवाय खान, घग्गे खान और खुदा बख्श खान। एक दिमाग में बात आती है, सर ये सब मुस्लिम्स क्यों हैं, वाई दे वर नॉट हिंदू। आगे भी घराने देखो कि सबके सब मुस्लिम फाउंडर्स हैं। द रीजन बिहाइंड दिस कि भाई जो हिंदू करेक्टर्स आपको उस टाइम पे देखने को मिल रहे हैं, देवर मेजरली किंग, वो किंग है मेजरली। और ये जो स्टार्ट किया गया ये बेसिकली सूफी मूवमेंट का इस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, इस वजह से ज्यादातर लोग इसमें आपको देखने को मिलते हैं, वो सब के सब लोग ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलते हैं क्यों मुस्लिम से, ठीक है। चलिए तो याद रख सकते हैं, देखो हाजी सुजॉय, सुजॉय से आपको जॉय देखने को मिल जाएगा। जब आप आगरा में जाते हो तो जॉय, मजा आ जाता है, ताजमहल देखकर मजा आ जाता है, ठीक है। अब ये रखना कि सर पता मजा कैसा है, क्यों हम भग गए थे सर वहां पे, कित भग गए थे भाई तब, सर आगरा भग गए थे हम, तो तुम भग गए थे, लेकिन खुदा ने आपको बख्श दिया, वरना ताजमहल पे भगने के चक्कर में ना आपको दबोचा भी जा सकता था, पर खुदा ने आपको बख्श दिया कि चलो भग गए, मजे में है छोरा, मजे में है, जॉय ले रहा है कति, जॉय का मतलब मजे होते हैं, तो आप भग गए थे, जॉय के चक्कर में आप भग गए, लेकिन खुदा ने आपको बख्श दिया, नहीं तो आपको मार लग सकती थी, ठीक है। तो वो आगरा घराना है। ताजमहल पे भग रहे थे ना, वो गलत होता है, वो समाधि है, ताजमहल पे आप नहीं भग सकते, तो दैट इज द पॉइंट। ये उत्तर प्रदेश में है। पूछा जा सकता है कि इसके अंदर आपको कौन सी शैली देखने को मिलती है, ध्रुपद के गुण देखने को मिलते हैं इसमें, ध्रुपद जैसा लगता है, ठीक है। इसकी शैली कौन सी है, ध्रुपद शैली है इसकी, ध्रुपद शैली देखने को मिलती है, ध्रुपद शैली आपको इसमें देखने को मिलती है। इंपोर्टेंट पर्सन आप देखिए, वलायत हुसैन, फयाज खान, जोहराबाई, खादिम हुसैन, वसीम प्रताप, वसीम खान और भारती प्रताप, ये पर्सन्स हैं जो आपको इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, और सारे के सारे पर्सन्स ही आपको इसके अंदर जरूरी देखने को मिलते हैं, और इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इन सबका नाम आप नोट कर लेंगे, और किसी के भी नाम को ऐसा नहीं है कि खाली छोड़ देंगे, नहीं, किसी के नाम को खाली मत छोड़ना, इन सब के बारे में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। वलायत हुसैन पूछे जा चुके हैं, फयाज पूछे जा चुके हैं, जोहरा पूछे जा चुके हैं, और खादिम पूछे जा चुके हैं। बाकी लोग तो नहीं पूछे गए, बट आप बाकियों को भी याद रखेंगे, भारती प्रताप है या फिर आपकी वसीम खान है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाबू अगला घराना, दैट इज किराना घराना। अब जैसे मैं जहां से हूं, मैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से हूं। अब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर एक जगह है, मुजफ्फरनगर में तहसील पड़ रही होती है, किराना आसपास है आपको देखने को मिलता है, किराना उसी मुजफ्फरनगर एरिया में देखने को मिलता है, शामली के आसपास। तो ये बेसिकली है क्या, कैराना तहसील है। जो कैराना तहसील है ना भाई, कैराना तहसील है। अब कैराना तहसील कहां पर है सर, उत्तर प्रदेश में, तो यूपी में आपको कैराना देखने को मिलता है, वहीं से ओरिजिनेट होता है किराना। जो उर्दू आप समझते हैं ना, उर्दू इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, उर्दू पाकिस्तान से नहीं है, राइट, उर्दू इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश कैराना। उर्दू का जो ओरिजिन है वो भी बच्चे इसी के आसपास से हुआ है, उर्दू का ओरिजिन, ठीक है। तो उर्दू इज नॉट फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज अरबी है,
पारसी है, पर्शियन है, इरानियन है, बट उर्दू इज इंडियन लैंग्वेज। सेकंड, अगर अब्दुल करीम खान आपको देखने को मिलते हैं, अब्दुल करीम खान आपको देखने को मिलते हैं कि कैराना में आपको देखने को मिलते हैं। आप याद रखने का तरीका देखो, मुझे आप जानते हो, हाँ सर कहां से, अंबान के, चलो उत्तर प्रदेश से, ठीक है, तो मैं आपके काफी करीब हूं या आपका कोई दोस्त हो जो उत्तर प्रदेश का हो, वो आपके काफी करीब हो, तो आप याद रख लेना कि भाई उसकी किराने की दुकान है, वो आपके बहुत करीब है, किराने की दुकान है वो बहुत करीब है, तो आपको याद हो जाएगा। बाकी सवाई गंधर्व है, गंगूबाई हंगल हैं, पंडित भीमसेन जोशी हैं, प्रभा अत्रे, सुरेश बाबू, हीराबाई वाडोदकर और राम नारायण। ये राम नारायण यार इतने जरूरी हैं, मतलब मैं तुम्हें ये लो लिख के दे रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम क्वेश्चन 2000% आना ही आना है। क्यों आना है? अब यार रिसेंटली डेथ हुई है किसकी? पंडित राम नारायण जी की 96 साल की उम्र में डेथ हुई है। सारंगी बजाते हैं इसलिए जरूरी है, सारंगी के एक्सपोनेंट हैं, सारंगी आपके बजाते हैं, सारंगी आपके बजाते हैं, ठीक है, याद रखना। सारंगी, सारंगी बेसिकली बजाते हैं इसलिए थोड़े जरूरी है, ठीक है, दैट बेसिकली प्ले सारंगी। सारंगी कल मैंने पढ़ाया भी था इनको, ठीक है, देख लेना कल की क्लास। इसके अलावा सवाई गंधर्व है, फेमस है, गंगूबाई हंगेल है, पंडित भीमसेन जोशी जी, प्रभा अत्रे, सुरेश बाबू, हीराबाई वाडेदकर, सारे के सारे पर्संस आपके इंपोर्टेंट टू इंपोर्टेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। पंडित भीमसेन जोशी जो आपको देखने को मिलते हैं, इनके पंडित भीमसेन जोशी वही है ना, इनको बाबू 2008 में भारत रत्न भी मिला है, भारत रत्न भी मिला है। इंपोर्टेंट बात तो ये देखो कि पंडित भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न भी मिला है, तो इंपोर्टेंट तो आपको यही देखने को मिल जाएंगे, 2008 में इनको भारत रत्न भी मिलेगा। और अगर मैं बात करूं सवाई गंधर्व जो हैं, इनके गुरु का नाम क्या है? सवाई गंधर्व के जो गुरु आपको देखने को मिल जाएंगे दैट इज बेसिकली पंडित भीमसेन जोशी। इनके टीचर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, इनके टीचर देखने को मिल जाएंगे, इनसे सीखते हैं टीचर, इनके ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है, याद रखें। कहां से? ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक से भीमसेन जोशी कर्नाटक से देखने को मिलते हैं। प्रभा अत्रे को भी रिसेंटली एक अवार्ड मिला है। आप मुझे बताएंगे कि प्रभा अत्रे को अवार्ड कौन सा मिला है? प्रभा अत्रे को रिसेंटली अवार्ड कौन सा मिला है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। सर इसके अंदर आपने गायकी तो बताई नहीं, सर इसके अंदर आपको सरगम देखने को मिलती है, सरगम देखने को मिलती है। ख्याल के गुण है पर सरगम है, वो सरगम आपको देखने को मिलती है, बट इसमें ख्याल के गुण भी देखने को मिलते हैं, प्लस ख्याल के गुण भी देखने को मिलते हैं, ख्याल के गुण भी आपको देखने को मिलते हैं, फीचर्स ऑफ ख्याल शैली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है बाबू इसके अंदर मेवाती घराना। अब मेवाती कहां पे है? लाइक सर ये टर्म हमें काफी मुस्लिम जैसा लग रहा है कि मुस्लिम्स में मेवातीज होते हैं, ठीक है। दरअसल बात वो नहीं है कि मुस्लिम्स में मेवाती नहीं होते हैं, ठीक है, पहले तो ये समझिए, जो मुस्लिम्स ओरिजिनेट हुए मेवात से वो मेवाती कहलाए, ठीक है। मुस्लिम्स में मेवाती नहीं होते। अब आजकल लोग कहने लगे हैं कि वे मेवाती हैं, नहीं, देयर वाज नो टर्म लाइक दैट। दरअसल जो मेवात एरिया से निकले मुस्लिम्स वो मेवाती लगाते हैं। तो ये है कौन जी? सर ये आपको देखने को मिलता है हरियाणा में, हरियाणा के अंदर एक प्लेस आपको देखने को मिलती है, हरियाणा में प्लेस देखने को मिलती है, प्लस राजस्थान के भी कुछ एरियाज में आपको देखने को मिलता है कि इसका इंपैक्ट काफी ज्यादा है ना, तो वो मेवाती घराने हैं। तो घग्गे नजीर खान, सर एक तो घग्गे खान आगरा में थे, आपने बताया था कि खुदा ने बख्श दिया, वरना तो जॉय के चक्कर में, ठीक है, हाजी सुजॉय के चक्कर में घग्गे खान भग रहे थे हम, ठीक है। तो यहां पे भी घग्गे, ये घग्गे नजीर हैं, वो नॉर्मल घग्गे खान है, घग्गे नजीर खान आपको देखने को मिलते हैं, जो आपको देखने को मिल रहे हैं यहां पर। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, इनके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। ये किसके लिए फेमस होते हैं? तराना शैली के लिए फेमस है, तराना शैली के लिए फेमस है। शैली कौन सी है? स्टाइल कौन सी है? तो स्टाइल इज इन तराना, तराना शैली आपको देखने को मिलती है, तराना शैली, तराना शैली आपको देखने को मिलती है। याद रखने का तरीका देखना, पंडित जसराज बहुत जोर के आदमी है भाई जी, जब गाते हैं तो जसरंगी होती है। जब ये पंडित जसराज जुगलबंदी करते हैं तो वो जसरंगी कहलाती है, जब ये जुगलबंदी करते हैं तो वो क्या कहलाती है? जसरंगी कहलाती है। ये सवाल आ चुका है आपके एमटीएस में कि जब ये जुगलबंदी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सर जब ये जुगलबंदी करते हैं तो उसको जसरंगी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। इनको पद्म विभूषण भी मिला है, सन 2000 में पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण भी आपको देखने को मिल जाएगा कि मिला है, ठीक है, याद रखना। इसके कब मिला है? सन 2000 में। बाकी आपके कला रामनाथ है, पंडित अभयंकर है, रतन मोहन शर्मा है और मणिराम है। मणिराम जी काफी फेमस इसमें रहे हैं, मणिराम जी काफी फेमस रहे हैं। और जो रामनाथ हैं ये वायलिन बजाते हैं, कला रामनाथ वायलिन बजाते हैं, वायलिन,
ये भी काफी ज्यादा पूछे जा चुके हैं। ही बेसिकली प्ले वायलिन। बाकी सबके सब कौन है? वोकलिस्ट हैं। जैसे पंडित जसराज वोकलिस्ट हैं, वोकलिस्ट हैं, वोकलिस्ट, ठीक है, यानी गले से आवाज निकालते हैं। अगला घराना देखते हैं, आपको देखने को मिलता है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना बताने की जरूरत ही नहीं है कि लखनऊ घराना कहां पर है। सर दैट इज इन उत्तर प्रदेश। उम्मीद होगा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लखनऊ है घराना, काम इसका है मौज मारना, ठीक है। इसमें आप शैली डायरेक्टली नहीं लिखेंगे क्योंकि अलग अलग शैली है। जैसे इसकी कई ब्रांच है, जैसे कथक की ब्रांच है इसमें कथक की ब्रांच पूछे कि कथक की ब्रांच किसने स्टार्ट करी है? ईश्वरी प्रसाद जी कथक के लिए फेमस है, ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। रिलेटेड पर्सन देख लीजिए, कथक से रिलेटेड कौन है? सर जितनी भी महाराज फैमिली है, शंभू, कालका, लच्छन, अच्छन। शंभू महाराज, कालका प्रसाद, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसकी एक तबला ब्रांच भी है जो बख्शू खान स्टार्ट करते हैं। एक तबला ब्रांच भी है जो बख्शू खान स्टार्ट करते हैं। और तबला बजाने के लिए फेमस कौन है? मोधू खान, आबिद हुसैन, स्वपन चौधरी, संतोष कृष्ण विश्वास और अनोखे लाल। अनोखे लाल नहीं यार, ये गलत है। अनोखे लाल यहां नहीं आएंगे, अनोखे भाई को यहां से काट दीजिए। अनोखे लाल यहां नहीं आएंगे, ठीक है, वो बनारस के हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सन देखने को मिलते हैं आपको, मोधू खान। मोधू खान बहुत जोर के आदमी है। सर बहुत जोर के आदमी मोधू भाई क्यों है? दरअसल मोधू भाई बहुत जोर के आदमी इसलिए हैं क्योंकि इनके आपको एक शिष्य देखने को मिलते हैं। मोधू खान जी के आपको शिष्य देखने को मिलते हैं जिनका नाम है राम सहाय। इनके शिष्य का नाम है राम सहाय। तो मोधू खान के एक शिष्य हैं जिनका नाम है राम सहाय, इनके शिष्य हैं राम सहाय, वो याद रखना बस। इनके एक डिसिपल आपको डिसिपल देखने को मिलते हैं जिनका नाम है राम सहाय। तो राम सहाय जी के बारे में याद रखना, आगे आपको पता लगेगा बहुत कुछ नया नया नया। नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे इनके बारे में और बात करेंगे। आगे इनके बारे में हम और बात करेंगे। पहले आप इतना फटाफट से देख लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है, याद रखना। कोई भी बात आपको किसी प्रकार की नहीं आनी चाहिए, फटाफट बताइए अगर कोई दिक्कत यहां तक है तो। नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो मार दिया स्क्रीनशॉट इसका। यही तो बात है, यही तो बात आपकी मेरे घर कर गई, ठीक है। चलिए, अब जो खग्गे भाई हैं, इनके जो शिष्य हैं जिनका नाम है पंडित राम सहाय, वो बनारस घराने के अंदर तबले की फाउंडिंग करते हैं। यही बड़ी बात थी। तो पंडित राम सहाय के गुरु कौन है? सर मोधू खान इनके गुरु हैं और उन्हीं की वजह से बनारस घराने की नींव रखी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहां देखने को मिलते हैं किशन महाराज, अनोखे लाल, जैसा मैंने कहा था, रवि कुमार, शिव कुमार और पंडित कंठे। दैट इज इंपॉर्टेंट। सर जो बनारस घराना है इसमें कथक की भी ब्रांच है, इसमें ख्याल गायकी की भी ब्रांच है, ख्याल गायकी की भी ब्रांच है जो गोपाल मिश्रा के द्वारा शुरू की गई है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक देखने को मिलते हैं जिनका नाम है, बेसिकली जो बांसुरी बजाते हैं, जो बांसुरी बजाते हैं, फेमस है, काफी ज्यादा बांसुरी बजाने के लिए अलग ही लेवल पे बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। नाम क्या है सर उनका? सर उनका नाम आपको देखने को मिलता है बिस्मिल्लाह खान। तो जो बिस्मिल्लाह खान है, बिस्मिल्लाह खान, वो भी बनारस घराने के हैं। सर वो इन तीनों में से किस में आएंगे? सर वो ख्याल में आएंगे, ठीक है, ख्याल में आएंगे। तो बिस्मिल्लाह खान क्या करते हैं सर? सर ये बजाते हैं आपके शहनाई, और ये भी इसी से रिलेट करते हैं। 2001 में इनको भारत रत्न मिला था, 2001 में इनको भारत रत्न मिला था, भारत रत्न इनको मिला था, ठीक है, याद रखना। वो भी बनारस घराने से रिलेट करते हैं। बनारस कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलो आगे है जयपुर अतरौली घराना। जयपुर अतरौली राजस्थान में है, ठीक है। जयपुर अतरौली कहां पे? राजस्थान में, राजस्थान में है। राजस्थान में आपको जयपुर अतरौली देखने को मिल जाता है। बड़ी बात आती है कि राजस्थान में अल्लादिया खान देखने को मिलते हैं। किसका दिया है? सर राजस्थान के अंदर जो जयपुर है वो किसका दिया है? तो हम मान सकते हैं अल्लाह दिया है, अल्लाह के द्वारा दिया है। तो बस दैट्स द पॉइंट, आप याद रखना। इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं काफी पर्संस फेमस है, मल्लिका अर्जुन मंजूर, अश्वनी भिड़े देश पांडे, किशोरी अमोनकर, संजय दीक्षित, रघुनंदन जी। तो ये आपको देखने को मिलते हैं जयपुर अतरौली घराना के अंदर काफी ज्यादा फेमस, काफी ज्यादा फेमस आपको देखने को मिलते हैं। और बंदे अली खां भी इसी में देखने को मिलते हैं जो रुद्र वीणा बजाते हैं। बंदे अली खां रुद्र वीणा। एक तो असद अली खान देखने को मिलते हैं, ऐसे ही वंदे अली खान है जो कि रुद्र वीणा बजाते हैं, जो इसी से रिलेट करेंगे। रुद्र वीणा बजाते हैं जो कि रिलेट करेंगे इन्हीं से, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई परेशानी होगी, किसी जरा सा भी परेशानी आपको इसमें नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी परेशानी आपको इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी विद्याधर व्यास भी इसी में है, नहीं लिखा है क्या कहीं?
लिख लो, विद्याधर व्यास भी है, विद्याधर व्यास, VYAS, इसी से लेट कर जाएंगे, ठीक है। बाकी लोगों को याद रखना। मल्लिकार्जुन अर्जुन मंजूर बहुत ज्यादा है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। क्या जयपुर और रतरौली का एक साथ मिलना। आगे बढ़ते हैं, अगला आपको देखने को मिलता है रामपुर सहसवान घराना। रामपुर सहसवान, ये भी आपको देखने को मिलता है रामपुर सहसवान के बारे में। इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर जो आपका ये आपको घराना देखने को मिल रहा है कि जो जयपुर घराना आपको देखने को मिल रहा है, तो इसमें कई बार पूछा जा सकता है इसकी शैली कौन सी है। सर ये ख्याल शैली में फेमस है, ख्याल शैली में फेमस है। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर किसके बारे में, कि रामपुर सहसवान घराने के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में, रामपुर सहसवान घराने के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो काफी ज्यादा फेमस आपको देखने को मिलता है। कौन सा, रामपुर सहसवान घराना। रामपुर सहसवान घराना आपको देखने को मिलता है, काफी फेमस है रामपुर सहसवान। पूछा जा सकता है किसने स्टार्ट किया था, इनायत खान ने स्टार्ट किया था। इनायत, देखो नियत जो होनी चाहिए वो एकदम साफ होनी चाहिए, सेस एकदम साफ होनी चाहिए, स्वान की भांति साफ होनी चाहिए, स्वान पे सेस स्वान, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना इनायत खान है। नियत इनायत से मिक्स करता है। मुस्तफा, निसार और राशिद, 3 पर्सन्स हैं, मुस्तफा, निसार और राशिद, ये आपको तीनों देखने को मिल जाएंगे। इसमें कुछ ज्यादा बड़े जो है आपको चीजें इसमें नहीं देखने को मिलती, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती, इस वजह से आप हल्का सा है इसके अंदर, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रख लेंगे और आपको कोई परेशानी भी इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज वेरी इजी। गायकी कैसी है, लगभग ख्याल गायकी ही इसमें आपको देखने को मिलती है, लगभग ख्याल गायकी देखने को मिलती है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं, पंजाब घराना। पंजाब घराना चाहिए, डबल नहीं हुआ है तो देख लेते हैं भाई। पंजाब घराना आपको देखने को मिलता है, पंजाब घराना, पंजाब घराना आपसे पूछा जा सकता है जी, जो पंजाब घराना आपको देखने को मिलता है इसके अंतर्गत क्या है। दरअसल इसके अंदर एक तो पखावज है, इसके अंदर कोई शैली नहीं है, इसमें कोई स्टाइल नहीं है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करेगा, कोई स्टाइल इसमें नहीं है, इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करता है। तो इसकी जो पखावज ब्रांच है उसमें आपको देखने को मिलते हैं लाल भवानी दास, जो लाला भवानी दास है, लाला भवानी दास है, लाला भवानी दास है, ठीक है, याद रखिए। अब यहां पखावज आपको देखने को मिलता है, ये ढोलक का ही एक बड़ा रूप है पखावज। अब आज यहां आता है फिर होमवर्क नंबर आपका 2, होमवर्क नंबर 2 अब आपका आता है। आप मुझे बताइए पखावज किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। लास्ट क्लास अगर आपने देखी आप समझ जाएंगे। पखावज का प्रकार बताना है, पखावज का प्रकार, किस प्रकार का वाद्य यंत्र, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज पखावज। कल की क्लास देखी होगी, आप बता देंगे। कादर बख्श देखने को मिलते हैं इसके तबला ब्रांच के, कादर बख्श देखने को मिलते हैं तबला ब्रांच के। बड़ी बात यह है कि इसके जो रिलेटेड पर्संस हैं, फजल कुरैशी, जाकिर हुसैन, याद आया कुछ, जाकिर हुसैन, हाँ सर, शंकर घोष और लतीफ खान। तो जाकिर हुसैन जो आपको देखने को मिलते हैं, दरअसल ये आपको कई घरानों में देखने को मिलते हैं। ये वो जाकिर हुसैन नहीं है जिनकी बात आप सोच रहे हैं, ये तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, बट जाकिर हुसैन नाम से एक और फेमस पर्सनालिटी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपको किराना घराना में लगभग सिमिलर देखने को मिलते थे, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि यहां पर भी आपको जाकिर हुसैन देखने को मिलते हैं। फजल कुरैशी है, जाकिर हुसैन है, शंकर घोष है और लतीफ खान है। तो ये 4-5 पर्सनालिटी आपको देखने को मिलती हैं जो पंजाब घराने में रिलेट करेंगे, जो रिलेट करेंगे आपके पंजाब घराने में, और बिना परेशानी के आपको इनके बारे में याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, देन कोई इसमें इशू नहीं है। देन हम बात करते हैं पटियाला घराना। पटियाला घराने की अगर मैं बात करूं, इसके जो फाउंडर है दैट इज फतेह अली खान, अली बख्श और एक मियां कल्लू भी हैं, और एक मियां कल्लू भी हैं। तो इंपोर्टेंट पर्संस कौन है जी, फाउंडर कौन है सर, वो फतेह अली खान, अली बख्श और मियां कल्लू जो है ये एमिनियंट है, एमिनियंट, एमिनियंट है आपके। एमिनियंट का मतलब क्या होता है, जिन्होंने इसको प्रचलित किया, जिन्होंने इसको प्रचलित किया वो हैं आपके जो है आपके मियां कल्लू। अब इसमें जो पर्संस देखने को मिलते हैं, गुलाम अली खान, गुलाम अली, नजर अली खान, नैना देवी, निर्मला देवी, बेगम अख्तर, परवीन सुल्ताना, ये आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर फेमस फेमस नाम, इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं फेमस फेमस नाम, जिनके बारे में आप याद रखेंगे, क्योंकि यह है पटियाला घराना, यह आपको देखने को मिल जाता है, पटियाला घराना आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अवार्ड्स के बारे में भी चलो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अवार्ड्स के बारे में यहां मैंने आपको नहीं बताया,
तो चलो इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। जाकिर हुसैन आए हैं स्पेशली, तो जाकिर हुसैन जी के लिए मैं पीछे से लौट के आया हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसमें आने के चांसेस हैं। अब जैसे जाकिर हुसैन जी को आप यहाँ पर देखते हैं, तो जाकिर हुसैन जी को अभी रिसेंटली में पद्म विभूषण भी मिला था। पद्म विभूषण भी मिला था, वो 2023 में मिला। इनकी डेथ हो गई है, 2023 में इनको मिला था पद्म विभूषण मिला है, विभूषण मिला है। इनकी डेथ हुई है दिसंबर के महीने में हुई है 2024 में। इनके पिता का नाम क्या है? अल्लाह रखा। इनके जो पिता है उनका नाम क्या? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा के पिता ने उनको गोद लिया था। इनके पिता है अल्लाह रखा, अल्लाह रखा भी है। जाकिर हुसैन जी को ग्रैमी भी मिल चुका है। बड़ी बात ये है, शक्ति बैंड के में जब ये रहे हैं, परफॉर्म किया है, तो इनको ग्रैमी भी मिला है। आगे बढ़िए थे, आ जाइए अपने पटियाला घराना पर। पटियाला घराना के बारे में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, और इसको बड़े प्यार से, बिना किसी परेशानी के, एकदम प्यार से आप इसको नोट कर लेंगे। पूरे के पूरे पटियाला घराना को आप एकदम बढ़िया तरीके से नोट कर लेंगे, ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं, अगला घराना कौन सा है? सर दिल्ली घराना आपको देखने को मिलता है। सर दिल्ली, यही वाला दिल्ली, जी हाँ। तो मम्मन खान आपको देखने को मिलते हैं, फाउंडर। मम्मन खान देखने को मिलते हैं, फाउंडर। चांद खान, नासिर खान, अहमद खान, उस्मान खान और कृष्णा बिस्ट, यही पर्सन्स हैं जो आपको दिल्ली घराने में देखने को मिलते हैं और काफी ज्यादा फेमस देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें आपको ज्यादा चीजें याद आपको नहीं रखनी होती हैं, ठीक है। ज्यादा चीजें याद इसमें आपको नहीं रखनी होती हैं। दिल्ली घराना बहुत रेयर फेमस है, बट मम्मन खान याद रख लेना आपको, बस फाउंडर याद रख लेना। एमिनेंट को मत भी याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट मम्मन खान याद रख लेना, दिल्ली घराने का फाउंडर कौन है? मम्मन खान। नेक्स्ट है बाबू मेहर घराना। ये जरूरी है जी, मेहर घराना। मेहर, अच्छा यहां पे आपको लोकेशन नहीं बताइए, क्योंकि यार दिल्ली की लोकेशन तो दिल्ली होगी, है ना, दिल्ली की लोकेशन तो दिल्ली होगी। लेकिन अब यहां पर आपको देखने को मिलता है बेसिकली कौन सा, कि सर यहां पे आपसे पूछा जा रहा मेहर घराना। कौन सा घराना पूछ रहे हैं कि भाई मेहर घराने के बारे में थोड़ा बताइए, मेहर घराना आपको कैसा देखने को मिलता है? तो मेहर घराने में आपको कई सारी चीज देखने को मिलती है, ठीक है। चलो जैसे बात करते हैं इसके बारे में। जैसे फाउंडर कौन है? अलाउद्दीन खान, ठीक है। फाउंडर आपको कौन देखने को मिलते हैं? अलाउद्दीन खान, ठीक है। कौन है फाउंडर? अलाउद्दीन खान देखने को मिलते हैं। अब अलाउद्दीन खान की ही एक बेटी भी है, अलाउद्दीन खान की ही एक बेटी भी आपको देखने को मिलती है, तो इनके बारे में याद रखना सर। दैट इज, अलाउद्दीन खान की बेटी का नाम है अन्नपूर्णा देवी, इनकी बेटी है ये, और ये सुरबहार बजाती हैं, इनकी बेटी है, और ये बेसिकली सुरबहार बजाती हैं, सुरबहार बजाती हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना, ठीक है, इनके बारे में याद रखना। सुरबहार बजाती हैं और इनके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, ठीक है, याद रखना। निखिल बनर्जी इसके अंदर क्या बजाते हैं? सितार। निखिल बनर्जी तो सितार बजा रहे हैं। अच्छा, एक अन्नपूर्णा देवी वो भी हैं जो सितार बजाती हैं। अन्नपूर्णा देवी दो बजाती हैं, एक सितार वाली अलग है और ये जो है ये सुरबहार वाली अलग है। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं आपके, इसमें और भी बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाते हैं बिना किसी परेशानी के, याद रखना। जैसे हरिप्रसाद चौरसिया आपको देखने को मिलते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया आपको देखने को मिलते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, वो भी इसी से रिलेट करेंगे। हरिप्रसाद जी क्या बजाते हैं? सर बांसुरी बजा रहे होते हैं, बांसुरी बजा रहे होते हैं। अली अकबर, याद आया, ये सरोद बजा रहे होते हैं। इसमें कोई शैली नहीं होगी, स्टाइल नहीं होगी, राइट, ये सरोद बजा रहे होते हैं, अली अकबर, अलाउद्दीन खान, राइट। और ये रविशंकर आपके सितार बजा रहे होते हैं, ये रविशंकर आपको देखने को मिलते हैं, वो सितार बजा रहे होते हैं। तो इन सब के बारे में याद रखना, सितार बजा रहे होते हैं, ये सितार। और जो पन्नालाल घोष हैं वो भी इसी से रिलेट करते हैं, वो भी बांसुरी बजाते हैं। पन्नालाल भी बांसुरी बजा रहे होते हैं, पन्नालाल, ये भी बांसुरी बजा रहे होते हैं। पन्नालाल तो बड़े ज्यादा फेमस है, बांसुरी फेमस ही पन्नालाल ने की है, ठीक है, तो ये भी बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं, चलो जी, भिंडी बाजार घराना, भिंडी बाजार घराना, ये लीजिए, छज्जू खान, नजीर एंड खादिम खान। इस ये मैंने 3 क्यों लिख रखे हैं? दरअसल मुझे इसमें थोड़ा डाउट था कि यार देखो, मैं ज्यादातर किताबें जो पढ़ता हूं, पुरानी एंशिएंट जो भी किताबें हैं, वो इसका फाउंडर बताती हैं छज्जू खान को, बट कुछ ऐसे भी सोर्स हैं जो बता रहे हैं नजीर और खादिम को, तो मैंने तीनों इसमें लिख दिए हैं। अगर पेपर में आएगा तो छज्जू खान के भी सोर्स हैं और नजीर खान के भी सोर्स हैं, मिल जाएंगे। अंजनी बाई, शशिकला, अमन अली खान। अच्छा, इसमें ये है स्थान कहां पर है इसका? महाराष्ट्र। आपने तो बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर आपको कर्नाटक घराना देखने को मिलता है, कर्नाटक संगीत देखने को मिलता है। मैंने कहा था कि उस क्षेत्र में कर्नाटक संगीत है, बट हिंदुस्तानी संगीत भी तो है, समझे, थोड़ा तो दिमाग लगा करो। ठीक है सर, समझ गए। अब इसमें एक फेमस पर्सनालिटी आपको देखने को मिलती है, जिनका नाम पता है क्या है? उनका नाम है,
अभी रिसेंटली उनकी डेथ भी हुई थी, जिनका नाम आपको देखने को मिलता है, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो जिनको स्वर कोकिला भी कहा जाता है, मतलब स्वर कोकिला तो कहा ही कहा जाएगा, और बड़ी फेमस है, ठीक है। जिनके बहुत सारे गाने आपको देखने को मिलते हैं, वही भिंडी बाजार से रिलेट करती हैं। उनको भारत रत्न भी मिल रखा है, उनको भारत रत्न भी बेसिकली मिला हुआ है, ठीक है, याद रखना। और वो भारत रत्न का मिला था 2001 में ही भारत रत्न मिला था, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस हुई हैं। जिनका नाम आपको देखने को मिलता है लता मंगेशकर। आई वॉज ऑलमोस्ट लॉस्ट, ठीक है। लता मंगेशकर देखने को मिलता है, लता मंगेशकर। 2001 में इनको भारत रत्न मिला, भारत रत्न मिला। पहला लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला? नरेंद्र मोदी को। भारत रत्न इनको 2001 में मिला, फेमस है। वो भी इसी घराने से रिलेट करती हैं। जो भिंडी बाजार घराना है वो फेमस है, ऐसा ही नहीं है हल्का मोटा घराना आपको देखने को नहीं मिलता। अब जैसे छज्जू खान कहाँ के हैं? ये तो महाराष्ट्र के हुए, मुरादाबाद के हैं, ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आपको देखने को मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर मुरादाबाद यानी पीतल नगरी के आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज फ्रॉम मुरादाबाद। मुरादाबाद आपको देखने को मिलते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला घराना आपको देखने को मिलता है, दैट इज इंदौर घराना। ये आपका लास्ट घराना है, ये आपका लास्ट घराना है। इंदौर घराने की बात करते हैं। इंदौर घराना के अंदर आपको देखने को मिलते हैं उस्ताद आमिर खान, ठीक है, आमिर खान है, सुल्तान खान, पंडित अमरनाथ, कल्याण एंड पूर्वी बनर्जी, और आपके शंकर लाल मिश्रा। दीज आर द थिंग्स, ठीक है। चलो तो ये आपके सारे घराने खत्म हुए, और इस प्रकार से आपकी क्लासिकल वीडियो का कंपाइलेशन होता है पूरा। अब याद रखना, इस सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस ताबड़तोड़ और भौकाल तरीके से आएंगे, जो आप देख पाएंगे यहां पर। पहले तो आप बाकी की वीडियोस भी देख लेना, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगी बाकी वीडियोस थियरी फॉर्मेटिंग में। और इसके अलावा शाम को ये जो क्लास आपकी आएगी, आय हाय हाय क्या कहना भला, तो ये क्लास आपको शाम को देखने को मिलेगी। अलग ही लेवल की, प्राइम लेवल की क्लास होगी। हर एक बच्चे को इसमें आना होगा घराना, संगीत के घरानों को सीखने के लिए, और इसकी थ्योरी को अब हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। निमोनिक चाहिए तो जरूर बताना, निमोनिक जरूर देखना। मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।